बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अपने इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा और आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम STM32 सीरीज़ ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हम STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स को अ, कैसे हम उनके ऊपर प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स काफ़ी एडवांस्ड प्रोसेसर्स हैं और इंडस्ट्री में उनका बड़ा मुकाम है और बड़ी जगह है। अ, और इनको इस्तेमाल करना भी किसी हद तक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम इसको किस लेवल तक उसमें जाना चाहते हैं। बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हॉबियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश ये की कि इसको हम बजाय कॉम्प्लेक्स बनाने के इसको निस्बतन आसान रखा जाए और इसको हम आर्डुइनो के एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे। तो आर्डुइनो ज़ाहिर है एक एक सिंप्लीफाइड एनवायरनमेंट है, तो जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होती है वहाँ पर देयर इज़ ऑलवेज सम लिमिटेशंस। तो ये आपको फुल उसकी जो पावर्स हैं उस तक रसाई नहीं देता, लेकिन नेवरथलेस इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं। और इसमें कोई ममानियत नहीं है, बाद में इसमें इन डेप्थ जा सकते हैं। इवन आर्डुइनो आईडीई आपको प्रोवाइड करेगी, इजाज़त देगी कि आप उसको इन डेप्थ उसके रजिस्टर्स को यूज़ कर सकें और उसकी दूसरी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। और ये बात याद रखें कि जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो नॉलेज सिर्फ एक लिमिटेड सिनेरियो के लिए नहीं होती, वो नॉलेज बहुत सारी और जगहों पर इस्तेमाल होती है। उसकी बहुत सारा जो बैकग्राउंड नॉलेज आपको मिलता है वो बहुत सारी और जगहों पर काबिल अमल भी होता है और आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छा लगेगा ये आर्डुइनो एनवायरनमेंट में STM32 को एक्सप्लोर करना। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, वो कि वैसे तो वो बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और वो है सीरियल कम्युनिकेशन, जिसमें कि ख़ास तौर पर हम USART कहते हैं इसके, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन। ये सबसे पुराना एक प्रोटोकॉल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में अवेलेबल है, और ये अभी तक इसके बावजूद के और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें आपका USB है, USB 3 है, आपका कैन सिस्टम है, आपका I2C है एंड वगैरह वगैरह, सब कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। जब तक हम कम्युनिकेट करना नहीं सीखते हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है उसमें भी अब जितनी ज़्यादा तरक्की कम्युनिकेशन सिस्टम में हुई है वो उसका एडवांटेज लेती है, और आपकी अब डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव इसलिए होती जा रही हैं कि वो ना सिर्फ इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बल्कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए दूसरे किसी और जगह के ऊपर मौजूद एक और डिवाइस जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ जब ये इम्पोर्टेंट है तो वहीं पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि एक डिवाइस जो लैंग्वेज बोल रही है दूसरी डिवाइस वो लैंग्वेज नहीं बोल रही। जैसे हम पाकिस्तान में उर्दू बोल रहे हैं और चाइना में कोई और ज़बान बोली जा रही है, और अफ़गानिस्तान में कोई और ज़बान बोली जा रही है। तो हर एक की अपनी अपना एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और हर एक का अपनी अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, और साइंटिस्ट इस बात की कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या एटलीस्ट एक नॉन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आएँ, ताकि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाए। इंटरनल मैटर इंटरनल प्रोसेसिंग जैसे मर्ज़ी करते रहें, लेकिन दरमियान की कम्युनिकेशन जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। तो इसमें आज हम सबसे पहले और जब से कॉमनली यूज़ होने वाला जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड USART, हम इसको देखेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो फॉर्मेट है इस सीरीज़ में
उसमें हमारा एक कंसंट्रेशन ज़्यादातर जो है वो चीज़ों को समझने के ऊपर है, क्योंकि अगर आपको चीज़ को बैकग्राउंड नॉलेज समझ आ जाती है तो फिर आप किसी भी और रेफरेंस को, किसी भी और लिटरेचर को, किताब को, वीडियो को देख के ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। इवन खुद भी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक उसको हार्ड एंड फास्ट चीज़ को एज सच कॉपी एंड पेस्ट वाला काम करते रहें। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने पहला जो हमारा ये पार्ट होगा ये बेसिकली थ्योरी है, और सारी कुछ किसी हद तक इसमें हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है कि ये अंडरलाइंग मैकेनिज़्म क्या है। और बाद में आप देखेंगे कि जो जब प्रोग्रामिंग के लेवल पे आएंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन इज़ जस्ट अ ब्लिस। बिल्कुल, मतलब आर्डिनो ने बहुत अच्छी आपको एक लाइब्रेरी और ऑब्जेक्ट्स दे दी हैं जिसमें कि आपकी 90% ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उनके साथ आप अचीव कर सकते हैं। जो 10% आपको डिफरेंट लेवल्स चाहिए जो कि आपको आर्डुइनो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज डाइव डीपर, और उसके लिए आप उसको रजिस्टर लेवल की एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ तो आप लोगों का तारुफ है, तो उन लोगों के लिए जो शायद जिन्होंने नया इस चैनल को ज्वाइन किया है, मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और मैं पेशे के अतबार से एक हार्ट सर्जन हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग को बचपन से एज अ हॉबी एंजॉय करता आया हूँ। और मैं ये सीरीज़ बनाने का मकसद भी यही है कि जो दूसरे हॉबीस्ट और स्टूडेंट्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन भी दी जाए, और उनके लिए एक अपना माइंड ओपन किया जाए, अपनी नॉलेज को शेयर किया जाए। सो आई होप यू विल एंजॉय विद मी। तो दूसरा ये कि ये जो हमारी वीडियोस हैं इनको हमारी एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन hallroad.org, जो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हॉबीस्ट एंड स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स और मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमें स्पॉन्सर करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए हमें जितना भी हार्डवेयर है वो ये प्रोवाइड करते हैं। सो कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक बात करने वाला और एक सुनने वाला। सो देयर इज़ अ सेंडर एंड अ रिसीवर। और क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम में हमारे पास जो डाटा है वो एक बाइट की फॉर्म में मिनिमम ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, गो कि डाटा एक्चुअली बिट्स की फॉर्म में है। लेकिन जब हम एक ग्रुपिंग की बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स में और कंप्यूटर्स में, उसको हम एक बाइट कहते हैं, जो कि 8 बिट्स पर मुश्तमिल होती है। ये 8 पर क्यों होती है, 9 पर क्यों नहीं होती, या 10 पर क्यों नहीं होती, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। जब ये आईबीएम ने और जब ये शुरू के जो लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर्स डेवलप करने शुरू किए, तो उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास 8 बिट्स का जो डाटा होगा दैट विल बी सफिशिएंट टू ग्रुप मोस्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन। तो लिहाजा उन्होंने इसको एक बाइट की डेफिनेशन 8 बिट्स रखी। अब एक बाइट जो है उसको अगर हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करना है रिसीवर में, तो डेफिनेटली हमें माइक्रो कंट्रोलर की 8 लाइंस चाहिए होंगी। हर लाइन के ऊपर एक एक बिट जो है वो सेट कर दी जाएगी, और ये इसकी भी 8 बिट्स होंगी जो उन लाइंस होंगी जो इसके साथ कनेक्टेड होंगी, और ये उनके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ पैरेलल ट्रांसफ़र, कि ये सारा डाटा पैरेलल में ट्रांसफ़र होगा और एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी बिट्स सेट करेंगे वैसे ही ये सारी बिट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी और ये उनको रीड कर लेगा। सो दिस इज़ फास्टेस्ट मैकेनिज़्म। तो लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको नंबर ऑफ़ जो लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए। सो जिसकी वजह से अगर ये डिवाइस सेंडर और रिसीवर ये अलग-अलग फिज़िकल डिवाइसेज़ हैं, लाइक एक आपका आपका कंप्यूटर है और एक आपका कोई मोटर कंट्रोल यूनिट है जो कि छत पे लगा हुआ है, तो आपको 8 तारें वहाँ तक भेजनी पड़ेंगी। सो इट विल बी अ लॉट ऑफ क्या कहना चाहिए, कॉस्ट। तारें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और फिर हर तार के बीच में नॉइज़ आने का इम्कान है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हम नॉइज़ जो है, जो इर्द गिर्द से गुजरने वाली बिजली की तारें हैं या
और मोटर्स चल रही हैं या और डिवाइसेस चल रही हैं, उनकी या वायर्स के लूज होने का इम्कान है। अगर हम कहें कि नॉइज़ के आने का इम्कान 0.1% है, तो ये 8 से ज़रब हो जाएगा, तो उससे आपके नॉइज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो एक तो ये रीज़न है कि इसको हम सीरियल में इसलिए कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये डाटा हम नंबर ऑफ़ लाइन्स को कम करना चाहते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि दो गो के कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगी, लेकिन सवाल यह है कि हमें कितने फ्रीक्वेंटली ये कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। क्या हम हर वक्त जो है सेंडर जो है वो रिसीवर के साथ इन कम्युनिकेशन कर रहा है, और क्या वाकई हमें इतनी ज़्यादा स्पीड चाहिए? तो फिर तो देर इज़ नो चॉइस। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन कभी 1 मिनट के बाद होनी है, कभी 10 मिनट के बाद होनी है, कभी किसी कुछ अरसे के बाद होनी है, सो यू डोंट नीड दैट मच स्पीड। तो उसमें क्योंकि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं होनी, तो हम इसको स्पीड को किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि समटाइम्स कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ही नहीं होती, बल्कि एक ही इस डिवाइस में एक चिप से दूसरी चिप में होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिवाइस है जिसमें कि आपने माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और इसके अलावा आपके पास एक डाटा स्टोरेज के लिए एसडी कार्ड लगा हुआ है। तो आप डाटा स्टोर करने के लिए एसडी कार्ड में कभी कभी आप डाटा भेजते हैं और कभी कभी वहाँ से रिसीव करते हैं। सो अगर उसके लिए आपने 8 वायर्स को डेडिकेट करेंगे, तो आपकी जो पीसीबी का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा, और जो राउटिंग की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी। सो इट इज़ बेटर कि हम लाइंस को कम से कम रखें, तो उसके लिए हम इसको सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करें। गो के पैरेलल कम्युनिकेशन वाले सिस्टम्स मौजूद हैं और वो काम करते हैं। इवन जो आपका जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसके अंदर जो इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन होती है वो तो 64 बिट्स की हो रही होती है या 32 बिट्स की हो रही होती है, क्योंकि उसके अंदर पैरेलल कम्युनिकेशन जा रही है बिटवीन वन डिवाइस एंड द अदर डिवाइस। ख़ास तौर पे जो आपकी रैम है, जो आपकी ईथरनेट सिस्टम है, इन सब के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो पैरेलल हो रही है। सो दैट्स वाई वो उसकी स्पीड को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके साथ वो स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लाइक आपकी हार्ड डिस्क है, तो साटा जो है उसके ऊपर कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ सीरियल एडवांस्ड ट्रांसमिशन। तो उसमें आपकी 3 या 4 लाइनें ही होती हैं। राइट, चलें जी आगे चलते हैं। सो हमने देखा कि पैरेलल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपके पास ट्रांसमिशन के लिए 8 बाइट्स चाहिए या ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने साइमल्टेनियसली कितना डाटा ट्रांसफ़र करना है, और रिसीवर के लिए भी उतनी बिट चाहिए। इन दोनों के दरमियान में सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कब हम डाटा यहाँ पे चेंज करेंगे और ये डाटा जो है इसको पता चले कि अब मैंने नया डाटा रीड करना है। सो उसके लिए यहाँ से एक क्लॉक सिग्नल जनरेट किया जाता है, जो कि इसको ये इंडिकेट करता है कि मैंने यहाँ पर नया डाटा प्लेस कर दिया है, अब तुम यहाँ से नया डाटा रिसीव कर लो। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनस, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं बेस्ड अपॉन सम क्लॉक सिग्नल। लेकिन ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। दूसरी ट्रांसमिशन क्या है कि उसमें आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन है, जिसमें यही बाइट जो है ये एक एक बिट करके ट्रांसफ़र की जाती है 8 हिस्सों में। सो लिहाजा हर क्लॉक सिग्नल के ऊपर एक बिट ट्रांसफ़र की जाएगी, तो ये कम्युनिकेशन इसकी निस्बत 8 गुना स्लो होगी। अगर क्लॉक स्पीड हम उतनी ही रखें, तो आपकी ये कम्युनिकेशन इसकी निस्बत 8 गुना स्लो होगी। लेकिन रिमेंबर कि ये सिर्फ अब आपके पास 2 लाइन्स रिक्वायर कर रही है, एक ट्रांसमिशन डाटा के लिए और एक क्लॉक सिग्नल के लिए। तो कहाँ आपके पास 9 लाइन्स थी और कहाँ आपके पास सिर्फ 2 लाइन्स में डाटा ट्रांसफ़र हो गया। और इस डाटा ट्रांसफ़र में भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे बनाना चाहें, और कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो बने बनाए हैं, हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप देखें कि बिट नंबर 7 पहले ट्रांसफ़र की गई है, उसके बाद बिट नंबर 6, फिर बिट नंबर 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और ये रिवर्स भी किया जा सकता है कि बिट नंबर 0 पहले ट्रांसफ़र कर दी जाए और बिट नंबर 7 बाद में ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाना है या यूज़ करना है, दोनों एंड्स के ऊपर सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होनी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से जो भेजने वाला है ये बिट नंबर 7 पहले भेजे, और जो रिसीव करने वाला है वो ये समझे कि बिट नंबर 0 पहले आ रही है।
तो और वो आपकी सारी की सारी बाइट को उल्टा कर दें। तो सिमिलरली ये जो क्लॉक जनरेट करने का जो राइट है वो किसी एक के पास होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों ही कह रहे हो कि हम मैं क्लॉक जनरेट करूँगा। सो इस सारे सिस्टम में कोई एक जो सिस्टम होता है वो मास्टर कहलाता है और बाकी का सिस्टम जो है वो स्लेव कहलाता है। सो मास्टर वो होता है जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है और जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। सो ये जो कम्युनिकेशन हमने दिखाई है ये वन वे कम्युनिकेशन है कि यहाँ से डाटा सिर्फ इधर जा रहा है और ये क्लॉक सिग्नल जनरेट कर रहा है। और दूसरी कम्युनिकेशन में क्या होगा कि वो बाई डायरेक्शनल हो सकती है कि यहाँ से डाटा इधर भी जा सकता है और इधर से डाटा वापस भी आ सकता है, गो के अंडर द कंट्रोल ऑफ वन कंप्यूटर होगा। सो दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और ये भी आप देखेंगे जो पैरेलल कम्युनिकेशन है उसमें भी ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है। अब यूएआरटी या यूएसआरटी, ये इन दोनों के डिफरेंस हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। इनका जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का कि अगर आपके पास दो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये दो डिवाइसेस हैं, तो एक ने जो ट्रांसमिट करना है वो दूसरे के रिसीव में जाना चाहिए। टीएक्स को टीएक्स के साथ नहीं जोड़ना, टीएक्स को आरएक्स के साथ जोड़ना है और इसके आरएक्स को उसके टीएक्स के साथ जोड़ना है। ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है। बाज़ लोग जस्ट लाइक जैसे हम एक डिवाइसेस की पावर सप्लाई को जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, तो वो इस तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए भी टीएक्स की लाइन को टीएक्स की लाइन के साथ जोड़ देते हैं और आरएक्स की लाइन को आरएक्स की लाइन के साथ, तो इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होगी। जब ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा और जब ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा। सो पहली बात तो ये जहन में रखनी ज़रूरी है कि जो ट्रांसमिशन और रिसीव है ये आपस में रिवर्स किए जाते हैं हैंड शेकिंग के लिए। दूसरी बात ये कि जो डाटा भेजा जाता है उसमें एक तरतीब फॉलो की जाती है जो ख़ासतौर पे इस फॉर्मेट के बीच में, कि इसमें एक एक बाइट भेजी जाती है। एक एक बाइट, हर बाइट को एक अपनी जगह मुकम्मल डाटा होती है और उसके बाद नया डाटा दूसरी बाइट के लिए फिर से शुरू किया जाता है। सो सबसे पहले जो डाटा की किया जाता है उसे कहते हैं कि स्टार्ट बिट, कि ये एक स्टार्ट सीक्वेंस होती है जो कि आपकी डाटा लाइन के ऊपर सेट की जाती है कि डाटा लाइन पहले हाई होती है, उसके बाद उसको लो किया जाता है और ये तकरीबन 1.5 बिट टाइम्स जो है ये लो रहती है। तो उसके बाद आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि मैं अब डाटा भेज रहा हूँ और अगला रिसीव करने वाले को पता चल जाता है कि डाटा रिसीव होने वाला है। और उसके बाद आपका जो डाटा है वो बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। जो ज़ीरो होगा उसमें लॉजिक ज़ीरो रहेगी और जो हाई होगा वहाँ पे लॉजिक वन कर दी जाएगी और साथ क्लॉक सिग्नल्स उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। जब सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक और बिट भेजी जाती है विच इज़ कॉल्ड पैरिटी बिट। ये ऑप्शनल होती है, जो इस बात की रिलायबिलिटी देती है कि जो सेंड हुआ हुआ डाटा है और जो रिसीव हुआ डाटा है वो दरमियान में अल्टर नहीं हो गया, किसी नॉइज़ की वजह से या किसी एरर की वजह से उसके बीच में एरर नहीं आ गई। तो ये पैरिटी बिट भेजी जाती है, आइदर एज ऑड पैरिटी कहते हैं या इवन पैरिटी कहते हैं, इसको हम बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ये जहाँ पर आपकी एनवायरनमेंट नॉइजी है वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको यकीन है कि आपकी कम्युनिकेशन में नॉइज़ नहीं है तो वहाँ आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है। और उसके बाद आप एक स्टॉप बिट भेजते हैं विच इज़ अगेन लॉजिक वन फॉर अबाउट 1.5 बिट पीरियड टाइम, और उससे आपको ये सिस्टम को ये पता चल जाता है कि मेरे पास एक बाइट मुकम्मल आ गई है और उसके बाद यही प्रोसेस फिर से शुरू होता है। लिहाजा अगर आपने 4 बाइट्स भेजनी है तो ये प्रोसेस 4 मरतबा रिपीट होगा। ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है यूएआरटी का। और अब इसमें दो लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है USART और एक खाली UART। आम तौर पर लोग इन दोनों को एक दूसरे का मुतबादल समझते हैं और टू सम एक्सटेंट शायद हैं भी सही। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो USART है उसमें सिंक्रोनाइजेशन है, S फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कि उसमें डाटा के साथ एक क्लॉक सिग्नल भेजा जाता है जो कि सिंक्रोनाइज करता है कि कब मैंने एक बिट भेज दी है, कब मेरी अगली बिट आने वाली है। जबकि UART में ये सिंक्रोनाइज डाटा नहीं होता और उसमें जो रिसीवर है उसने जो आपकी जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स हैं उनसे जज करना है कि अब मेरा डाटा आ रहा है और अब मेरा डाटा आना बंद हो गया है।
तो उसने इससे जज करना है यूएआरटी। तो उसमें आपकी एक लाइन जो है वो बच जाती है सिंक्रोनाइज करने की, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो एरर होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं कि फ़र्ज़ करें जो वो रिसीव करने वाला कंप्यूटर था वो बिज़ी था और उसने यहाँ से रिसीव करना शुरू किया, तो उससे शुरू की 2 बिट्स मिस हो जाएंगी। तो लिहाजा वो क्योंकि यहाँ से रिसीव करना शुरू करेगा तो उसको पता होगा कि ये जो स्टार्ट बिट नहीं आई तो वो इनको इग्नोर कर देगा, और जब स्टार्ट बिट आएगी तो फिर वो दोबारा से रिसीव करना शुरू करेगा। सो दिस एंटायर बाइट माइट बी मिस्ड। सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का। इसके बाद हम इसमें आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, शायद आगे भी हमारी डिस्कशन में आएगा। एक मेथड होता है जिस कॉल्ड फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स ये है कि साइमल्टेनियसली दोनों डिवाइसेस डाटा भेज भी सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, जबकि हाफ डुप्लेक्स में एक वक्त में या डाटा भेजा जाता है या डाटा रिसीव किया जाता है। जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन में जो फौजी होते हैं वो एक वक्त में डाटा भेजते हैं या डाटा सुनते हैं, तो इस वो उसको आप कह सकते हैं हाफ डुप्लेक्स। लेकिन जब हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली सुन भी रहे होते हैं और हम साइमल्टेनियसली डाटा भेज भी रहे होते हैं, तो दिस इज़ फुल डुप्लेक्स की आप एग्जांपल ले लें। सो यहाँ पे वही बात होगी कि एक सिंपल ट्रांसमिशन है जिसमें सिर्फ एक भेज रहा है दूसरा सुन रहा है, दैट्स इट। और हाफ डुप्लेक्स में ये डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा है लेकिन एक ही लाइन के ऊपर। सो इस वक्त इसका मतलब है कि एक वक्त में या जाएगा डाटा या डाटा आएगा। और फुल डुप्लेक्स में इसमें ट्रांसमीटर अलग है और रिसीवर अलग है, और इसका ट्रांसमीटर और इसका रिसीवर अलग है। ये भेज भी रहा है और ये रिसीव कर रहा है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली डाटा भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। सो साइमल्टेनियसली डाटा भेजा और रिसीव किया जा सकता है। सो दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिवली मोर फास्ट। अब एक लफ्ज़ जो सीरियल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है वो है बॉड रेट। सो आम तौर पे बॉड रेट को लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं वो कहते हैं कि ये बिट रेट है, कि बिट्स पर सेकंड। तो गो ये कह सकते हैं हम कि ये एक तरह की यही बताता है कि कितनी बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन बॉड रेट एज सच ये नंबर वो नहीं बताता कि मतलब अगर बॉड रेट 9600 आपने सेट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि 9600 बिट्स पर सेकंड होगी। बॉड रेट एक्चुअली ये बताता है कि आपकी एक जो बिट है उसके लिए हम कितना टाइम मखसूस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बिट के लिए हम 50 माइक्रोसेकंड्स का टाइम देंगे, तो जो 8 बिट्स होंगी वो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 माइक्रोसेकंड्स में ट्रांसफ़र होंगी। सो 50-50 माइक्रोसेकंड्स एक एक बिट की ट्रांसफ़र के लिए दिए जाएंगे, चाहे वो ज़ीरो हो चाहे वो वन हो। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमने कहा कि नहीं हमारी स्पीड जो है बॉड रेट जो है वो 19,600 है, तो फिर हमारा स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम 50 माइक्रोसेकंड नहीं 30 माइक्रोसेकंड्स जो हैं वो एक बिट के लिए हम सेट करेंगे टाइम, और इस टाइम में हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो दोनों तरफ जो सेंडर और रिसीवर है, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक तरह की सेटिंग की होगी, तो सेंडर को भी पता है कि मैंने कितनी कितनी देर बाद बिट भेजनी है और रिसीवर को भी पता है कि मैंने कितनी कितनी देर बाद बिट को रिसीव करना है, क्योंकि ये क्लॉक सिग्नल मौजूद नहीं है। सो क्लॉक सिग्नल अगर मौजूद होगा फिर तो मसला ही कोई नहीं, जब क्लॉक आएगा उसने डाटा सेंड कर देना है, और जब क्लॉक सिग्नल दूसरी तरफ पहुंचेगा तो उसने डाटा रिसीव कर लेना है। लेकिन अगर क्लॉक सिग्नल मौजूद नहीं है तो फिर दोनों को बॉड रेट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि दोनों को पता हो कि मेरे पास डाटा किस स्पीड पे आ रहा है और दूसरे को पता हो कि मैंने किस स्पीड पे उसको लिसन करना है। सो ये बॉड रेट है। तो बॉड रेट जो है वो किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का जो आप सेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके अपने जो क्लॉक सिग्नल्स हैं, क्लॉक स्पीड कितनी है। लाइक अगर 4 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है या 8 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, 16 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है या 72 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलेगा उतनी ज़्यादा वो फास्ट वो डाटा को इनकोड कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो गिवन फ्रीक्वेंसी जो है आपकी माइक्रो कंट्रोलर की, उसके ऊपर हर तरह का बॉड रेट जो है वो जनरेट किया जा सके। तो इसलिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा डिफ़ॉल्ट डिज़ायर्ड बॉड रेट जो था वो 300 था, और जो एक्चुअल बॉड रेट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 300 है।
तो इसका मतलब है कि बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है, जितना रिक्वायर्ड था उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। 1200 सेट किया 1200 ही प्रोड्यूस हो रहा है, 2400 सेट किया 2400 ही प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें कि 38,400 सेट किया, लेकिन 38,300 उनतालीस जो है वो आपका बॉड रेट प्रोड्यूस हो रहा है। सो देर इज स्लाइट एरर, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा सा कम है, जबकि जो रिक्वायर्ड जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। इसी तरह से हमने 57,600 सेट किया, तो यहाँ पे 57,692 प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पे भी थोड़ी सी एरर मौजूद है। तो इसलिए ये पता आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जिस माइक्रो कंट्रोलर पे, वो रिलायबली उस वक्त ये जो भी उसका ऑसिलेटर सेटिंग आपने की है, उस ऑसिलेटर सेटिंग में कौन कौन से बॉड रेट्स हैं जो रिलायबली प्रोड्यूस कर सकता है। और क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉड रेट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो दूसरा जो लिसनर है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पता चले कि जो लिसनर है वो स्लो है और आपने अपनी हाई स्पीड के ऊपर मैक्सिमम बॉड रेट सेट कर दिया, तो दूसरा जो लिसनर है वो शायद उसके साथ कंप्लाइंस ना कर सके और उसको ना अप्रिशिएट कर सके। सो दोनों का बॉड रेट एक जैसा होना चाहिए, और जो मैक्सिमम टॉलरेंट एरर है वो 2.5% एरर तक एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, पैरिटी बिट मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में हमें शायद ज़्यादा मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी डिवाइस के ऊपर ही नहीं होनी, डिवाइस से बाहर होनी है। ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ में जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें तो एक मशीन ने दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, कि एक मशीन जो धागा फीड कर रही है और दूसरी मशीन जो स्पिनिंग मोटर को चला रही है, उन दोनों ने कम्युनिकेट करना है कि धागे की स्पीड कितनी रखनी है और मोटर की स्पीड कितनी रखनी है। तो वो जो तारें एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाएंगी, तो उसमें लामहला जो नॉइज़ है इंडस्ट्री के बीच में, मुख्तलिफ मोटर्स के ऑन ऑफ होने की, स्पार्क्स होने की और इन तमाम चीज़ों की, वो उसमें एरर इंट्रोड्यूस कर सकती है। सो इसको रिड्यूस करने के लिए और इसकी रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अख्तियार किए गए। कुछ तो हार्डवेयर के मेथड्स हैं कि इसमें हार्डवेयर में ऐसी तब्दीली की जाए कि एरर कम से कम हो, ये नॉइज़ कम से कम जनरेट हो। और कुछ सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर कोशिश की गई कि अगर एरोनियस डाटा जनरेट होता है तो वो पिक हो जाए, पता चल जाए कि ये गलत है, ताकि हम उसको दोबारा से रेक्टिफाई कर सकेंगे, दोबारा से मांग सकें, या एटलीस्ट गलत डाटा को इस्तेमाल ना करें। तो ये दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं। तो आम तौर पे अब आप देखें कि जो हमारा लॉजिक लेवल होता है वो 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट्स का लेवल होता है, और इसी के साथ आपका डाटा सारा कम्युनिकेट हो रहा होता है आपके ऑन बोर्ड भी और बाकी डिवाइसेस के साथ। लेकिन एक मेथड ये यूज़ किया गया कि उन्होंने कहा कि व्हाट मेक्स ज़ीरो एंड व्हाट मेक्स वन, उसके अंदर जो वोल्टेज का लेवल है वो बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे +5 वोल्ट दिखाया गया, लेकिन ये एक्चुअली 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तक के सिग्नल इंडस्ट्री में डेवलप किए जाते हैं, कि जिसमें 0 और 1 के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लिहाजा नॉइज़ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि अगर यहाँ पे आपका सिग्नल आया तो भी वो ज़ीरो ही कंसिडर होगा, और यहाँ तक सिग्नल आया तो भी ज़ीरो ही कंसिडर होगा। तो जबकि इसमें अगर हल्का सा भी सिग्नल यहाँ से नीचे चला जाएगा तो ये ज़ीरो कंसिडर हो जाएगा, यहाँ से ज़रा सा ऊपर चला जाएगा तो ये 1 कंसिडर हो जाएगा। तो एक मेथड ये है उसको रिलायबिलिटी को इंश्योर करने का, कि वोल्टेज लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट कर दिए जाए। यानी अपना जो स्टैंडर्ड है कि हम किसको 1 कह रहे हैं और किस वोल्टेज को 0 कह रहे हैं, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें। लेकिन ये डेफिनेटली जो दो सिस्टम्स होंगे, दोनों सिस्टम में एक तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा कुछ और लाइंस इंट्रोड्यूस की गई कम्युनिकेशन के लिए, विच इज़ कॉल्ड RTS, रेडी टू सेंड, एंड C2S, क्लियर टू सेंड सिग्नल्स, कि ये दोनों जो लिसनर और सेंडर है वो एक दूसरे के साथ इन एडिशन टू इस डाटा के वो कम्युनिकेट कर सके कि मेरे पास डाटा मौजूद है, मैं भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सिस्टम अभी तक लिसन करने के लिए तैयार नहीं है, ये किसी और काम में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि ये डाटा भेज दे और ये लिसन ही ना कर सके, ये उसको रिकॉर्ड ही ना कर सके, क्योंकि ये सिस्टम जो है किसी और काम में लगा हुआ था, किसी डिस्प्ले को अपडेट करने लगा हुआ था या किसी रिले को अपडेट करने में लगा हुआ था। तो लिहाजा दोनों सिस्टम्स में दरमियान में कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है, कि क्या जो भेजने वाला डाटा वो भेजने के लिए तैयार है और जो रिसीव करने वाला है वो रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं।
तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं तो फिर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जब लेकिन जो हम लोग छोटे हॉबीइस्ट और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनमें आमतौर पर इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इंडस्ट्री में ये सिग्नल्स आपको डिवाइसेज़ में मिलेंगे और इन सिग्नल्स को आपको अपने प्रोग्राम के बीच में ऑनर करना होगा। तो ये सिग्नल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बहुत सारे डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए जो ये सारे काम आपके लिए करते हैं, जिनमें से एक जो बहुत पॉपुलर है वो है मैक्स 232। ये बेसिकली टीटीएल लेवल्स जो कि 0 एंड 5 वोल्ट से जो होते हैं, और उनको जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो लेवल है जिसको RS-232 लेवल कहा जाता है, वो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। यानी माइनस 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट के जो लेवल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। सो एक साइड के ऊपर जो डाटा इसको आता है टीटीएल लेवल का डाटा आता है, तो दूसरी साइड के ऊपर ये उसको -12 और 12 +12 में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र कर देता है। और जब दूसरी तरफ से +12 वोल्ट और -12 वोल्ट का डाटा आता है, तो ये उसको वापस टीटीएल लेवल में कन्वर्ट करके आपके माइक्रो कंट्रोलर के हवाले कर देता है। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वाज फेयरली यूज्ड। आपसे पहले तक तो आपके लैपटॉप्स, और लैपटॉप तो नहीं, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे उनमें बाकायदा सीरियल पोर्ट होती थी इस तरह से, और हम इसके साथ इस तरह की केबल को यूज़ करके और ये वाला ट्रांसलेटर लगा के तो हम उसको यूज़ करते थे। अब जो नए आपके लैपटॉप्स और नए जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उसमें ये वाली पोर्ट नहीं आती, लेकिन नेवरदलेस ये जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, ये इंडस्ट्री में अब भी बहुत पॉपुलर है और यूज़ होता है। सो लिहाजा अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको शायद इसको इनकाउंटर करेंगे इस चीज़ को। अ, अ, कुछ बोर्ड्स ऐसे होते थे, जब हम लोग बोर्ड्स बनाया करते थे अपने, तो उसमें तो हम ये आईसी उसके ऊपर ही लगाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये बोर्ड्स आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते, तो इस तरह का ये मॉड्यूल जो है अलग से अवेलेबल है, जिसके ऊपर यही आईसी लगा हुआ है, और ये टीटीएल लेवल के सिग्नल्स जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप DB9 वाली ये केबल लगा के तो आप इस तरह के जो आउटलेट है जहाँ पे RS-232 का सिग्नल आ रहा है, सो यहाँ पर आपका RS-232 इट इज़ अ वोल्टेज स्टैंडर्ड, वो सिग्नल आएगा, और यहाँ पर आपको टीटीएल लेवल का सिग्नल मिल जाएगा जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक्सेप्टेबल होगा। फिर एक और अच्छा, रिमेंबर ये जो सिस्टम होता है इसमें जो जो बाहर की कम्युनिकेशन है वो तकरीबन 1.5 से 2 मीटर्स तक की होती है, ये केबल जिसको कि ये टॉलरेट करता है। उसके बाद अगर ज़्यादा लेंथ हो जाए तो उसमें नॉइज़ और डाटा की जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत लंबे फासले तक होती है, कि मोटर जो है वो आपकी कोई दूसरी बिल्डिंग में लगी हुई है, और जो आपका धागा फीड करने वाला सिस्टम है वो एक और बिल्डिंग में लगा हुआ है। तो आपको लंबे फासले पे कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एरर और जो नॉइज़ आने के बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाते हैं। उसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया वो RS-485 बनाया गया। सो RS-485 इज़ अ डिफरेंशियल सिस्टम। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाऊंगा कि डिफरेंशियल सिस्टम क्या होता है। जो उसमें दो तारें जाएंगी, आपका डाटा वही एक वायर वाला जो डाटा है वो दो वायर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और एक के ऊपर जो है अपवर्ड सिग्नल होगा और एक के ऊपर डाउनवर्ड सिग्नल होगा, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएं। और जो वायर होती है वो ट्विस्टेड वायर होती है, जो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होती हुई जा रही होती है। अगर आप ये जो नेटवर्क की केबल्स होती हैं जो आपके घर में नेटवर्क लगा हुआ होता है, उसकी केबल को भी खोल के देखें तो वो इस तरह से ट्विस्टेड केबल्स चल रही होती हैं। तो ये ट्विस्टेड केबल सिस्टम जो है वो एक जो एक्सटर्नल नॉइज़ है उसको कैंसिल करता है। तो उसको के कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मैक्सिमम मैक्स 485 का आईसी जो है वो ये यूज़ होता है, जिसमें एक तरफ आप टीटीएल का सिग्नल देते हैं और दूसरी तरफ से आपको इस तरह का डिफरेंशियल सिग्नल जो है वो मिल जाता है। और उसमें से आप मल्टीपल डिवाइसेस जो है उसके साथ आप टैप करके अटैच कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के ऊपर। और मेरा ख्याल है ये जो सिस्टम है ये अप टू अ किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा लंबी वायर्स जो है उनको सपोर्ट करता है। तो इंडस्ट्री में ये भी बहुत कॉमन यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। और हमारे लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन अब करना चाहेंगे और करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन जो ख़ास तौर पे लैपटॉप्स हैं और जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं
उनमें तो सीरियल पोर्ट है ही नहीं, तो उसमें यूएसबी पोर्ट है। सो यूएसबी इटसेल्फ इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका नाम है। तो लेकिन उसका प्रोटोकॉल इज़ डिफरेंट, उसकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ डिफरेंट, उसकी जो कोडिंग है वो डिफरेंट है। तो उसको आप डायरेक्टली वहाँ से निकलने वाली जो वायर्स हैं उनको आप डायरेक्टली अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ नहीं जोड़ सकते अनलेस आपके माइक्रो कंट्रोलर के पास यूएसबी का मॉड्यूल उसके अंदर बिल्ट इन मौजूद हो। बाय द वे, जो आपका ये STM32F103C8 माइक्रो कंट्रोलर है, इसके अंदर बिल्ट इन यूएसबी का मॉड्यूल मौजूद है। और अगर हम चाहें, और हम इंशाल्लाह इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि हम डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर्स की जो यूएसबी का जो डाटा है उसको डायरेक्टली इसमें ले सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग अगर आप इसको सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहें तो जो उसकी सीरियल कम्युनिकेशन है उसको यूएसबी को सीरियल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है और सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको पास ये कमर्शियल अडाप्टर्स मिलते हैं जिसमें कि मुख्तलिफ तरह की चिप्स लगी होती हैं। लाइक ये एक है, इसके ऊपर CP2102 नंबर मेरा ख्याल है इसकी एक चिप लगी होती है, और यहाँ से आपका यूएसबी के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये डाटा मिल जाएगा। लाइक 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये TX और ये RX और ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट्स ये डाटा आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से ये एक दूसरा बोर्ड है जो कि FTDI 232 कंपनी है, इसका भी ये आईसी है, और इसके ऊपर भी आपको इसी तरह से यूएसबी अटैच हो जाएगी और यहाँ से आपको TTL लेवल का डाटा मिल जाएगा। यही डाटा जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है इन लाइंस के ऊपर। इस बोर्ड में आप चाहें तो इसके ऊपर लगा के तो इसको एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पे अपने बोर्ड के ऊपर अटैच कर सकते हैं। हम जो अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यही FTDI का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। लेट मी शो यू, आई डोंट नो इसमें नज़र आता है कि नहीं आता। ये हम इसी को यूज़ कर रहे हैं और ये मैंने अपने बोर्ड के ऊपर इसको अटैच किया हुआ है। राइट, तो अब हम अपने ब्लू पिल बोर्ड की तरफ आते हैं। तो आपके पास ब्लू पिल बोर्ड में इंडिपेंडेंट तीन सीरियल कम्युनिकेशन के सिस्टम्स अवेलेबल हैं वैसे, और USART के तीन अवेलेबल हैं, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन USART के तीन सीरियल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सो एक है आपके पास ये, जिसके के CK1, ये सिंक्रोनाइज्ड अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आपको क्लॉक सिग्नल मिलेगा। ये TX है, यहाँ से आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। ये RX है, यहाँ पे आपका डाटा रिसीव होगा। ये CTS क्लियर टू सेंड सिग्नल है, और ये रेडी टू सेंड सिग्नल है। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये अवेलेबल है। तो क्योंकि हम आमतौर पर सिंक्रोनस भी यूज़ नहीं करते और हम ये दो सिग्नल्स भी यूज़ नहीं करते, सो प्रैक्टिकली हम सिर्फ TX और RX लाइंस को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए, एंड दीज आर इनफ। और अगर आप मज़ीद करना चाहें तो आपके पास ये पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल है, और इसको कहेंगे हम USART1 मॉड्यूल। और इसी तरह का दूसरा मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें ये RX2 है, ये TX2 है, रेडी टू सेंड है, एंड CTS है, और ये इसका क्लॉक 2 है। तो ये आपके पास सीरियल पोर्ट 2 है अवेलेबल, USART2। और इसी तरह से सॉरी ये सीरियल पोर्ट 3 है जिसके के RX3 और TX3 है। इस पोर्ट में आपके पास ये क्लॉक और ये रेडी टू सेंड, क्लियर टू सेंड के सिग्नल्स मौजूद नहीं है। सो दिस इज़ ओनली RX एंड TX। सो बेसिकली ये UART है, ये USART नहीं है। तो आपके पास इस मॉड्यूल में तीन सीरियल कम्युनिकेशंस हैं, तो आप तीन डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाइक एक आपके पास हो सकती है कि आपके पास वो डिवाइस हो जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लेती है, GPS डिवाइस आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। दूसरी आप यहाँ पे कोई और सीरियल डिवाइस लाइक वाईफाई मॉड्यूल है वो अटैच कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका बेसिकली प्लान है। इसके अलावा अगर आप कोई और माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे उसमें हो सकता है इससे कम हो, और हो सकता है इससे ज़्यादा मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हो। इसके अलावा हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं
कि कौन सा जो मॉड्यूल है वो कितनी स्पीड तक का बॉड रेट जनरेट कर सकता है और उसका बफर साइज कितना है वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास आर्डुइनो ने जो हमें कमांड्स दी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और उन्होंने सीरियल की कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस बनाई है, बेसिकली उन्होंने आर्डुइनो उन्नो के लिए बनाया था, लेकिन वही सारी कमांड्स आपको STM32 के ऊपर अवेलेबल होंगी। और इसमें कि मैं इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत शायद नहीं है। ये आप आर्डुइनो का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ लें। लेकिन मैं मोटी मोटी बात आपको यहाँ बताता हूँ कि सीरियल के साथ जो बिगिन है, ये आपकी सीरियल कम्युनिकेशन के मॉड्यूल को इनिशियलाइज करती है और साथ ये बताती है कि मैंने किस बॉड रेट के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है। और सीरियल डॉट एंड अगर आप कहेंगे तो ये कम्युनिकेशन को बंद कर देगी और कम्युनिकेशन पोर्ट को इसको ऑफ कर देगी। अवेलेबल फंक्शन को हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि क्या जो सेंडर है उसने कोई डाटा भेजा है और इस वक्त बफर के अंदर कोई डाटा मौजूद है या नहीं है। और इसी तरह से प्रिंट और प्रिंट एल एन, ये दो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे डाटा को सीरियल टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करने के लिए, जो कि आपके न्यूमेरिक नंबर्स हैं उनको ASCII नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर देगा। सो रीड को हम यूज़ करेंगे वहाँ से जो डाटा भेजा गया उसको रीड करने के लिए। और इसी तरह से ये पारसेंट है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, जो कि वहाँ से इंटीजर डाटा भेजा गया है उसको अलग अलग कैरेक्टर्स के तौर पर रीड करने के बजाय इकट्ठा ही एज इंटीजर रीड करके इंटीजर नंबर बना लिया जाए। सिमिलरली फ्लोट, अगर वहाँ से कोई सीरियल डाटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आया डेसिमल पॉइंट के साथ, उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। राइट एंड प्रिंट में फ़र्क ये है कि राइट जो है नेटिव बाइट की बाइट को राइट कर देगा, जबकि प्रिंट जो है उसको ASCII कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके तो फिर उसको प्रिंट कर देगा। कुछ एडवांस टॉपिक्स जो कि इस उसमें कवर शायद ना हो सकें, और सॉरी, अगर आप चाहें तो उसको इम्प्लीमेंट करें और करना भी चाहिए। और वो है एक इंटरप्ट्स को यूज़ करना और एक DMA को यूज़ करना। DMA इज़ समथिंग न्यू टू द जो आपके STM32 के प्रोसेसर्स हैं उनमें है। ये आर्डुइनो के जो आम AVR माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। DMA इज़ डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफ़र्स, और जो है ना एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफ़र्स। इसमें कि ये को प्रोसेसर होता है आपके CPU के साथ, कि जो बैकग्राउंड में आपकी एक बाइट्स एक जगह से डाटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता रहता है। तो आपका प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट नहीं होता, और ये बैकग्राउंड में एक आपके असिस्टेंट के तौर पे काम करता रहता है। जैसे एक टीचर होता है, तो टीचर ने क्लास में छोटा मॉनिटर रखा होता है छोटे छोटे काम करने के लिए, तो टीचर जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपना काम करता रहता है, और बैकग्राउंड में जो आपका मॉनिटर है वो क्लास के और छोटे मोटे काम जो है वो करता रहता है। और इंटरप्ट्स जो है वो भी इसी किस्म की चीज़ है, लेकिन इंटरप्ट्स में सारा काम आपके प्रोसेसर ने खुद ही करना होता है। लेकिन ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने काम सिर्फ उस वक्त करना है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सीरियल पोर्ट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई डाटा आया है और हमने उस डाटा को प्रोसेस करना है, तो हमें पता नहीं है कि डाटा कब आएगा। अगर हमें ये पता हो कि डाटा कब आएगा, फिर तो हम उसी वक्त जाके उसको वसूल करें। और अगर हमें ये पता ही नहीं है कि डाटा कब आएगा, तो हमें बार बार जाके उसको रीड करना पड़ेगा कि अब डाटा आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर वापस आ गया, फिर अपना काम कर लिया, फिर जाके देखा कि डाटा आ गया। तो ये अननेसेसरी जो ट्रिप्स हैं, दे आर वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज। और आपका प्रोसेसर जो है वो बार बार अपने मेन काम से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपके प्रोसेसर के ज़िम्मे और काम भी हैं। वो उस वक्त कोई डिस्प्ले को अपडेट कर रहा है, किसी रिलेज को अपडेट कर रहा है, मोटर्स को की स्पीड को मॉनिटर भी कर रहा है, उसको अपडेट भी कर रहा है। अगर वो इस काम में लग जाएगा तो बहुत सारा काम उसका ज़ाया हो जाएगा। तो इंटरप्ट्स को यूज़ किया जाता है कि वो आपको सिस्टम को सिर्फ उस वक्त इतला देते हैं कि जिस वक्त डाटा अवेलेबल है, और फिर ये उसको सर्विस देगा और फिर सर्विस देने के बाद वापस आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपने फ़र्ज़ करें पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और अब आपको ये नहीं पता कि पिज़्ज़ा कब अराइव करेगा, तो आप बार बार दरवाजे पे जाके तो नहीं देखेंगे ना। अब आप टीवी का मैच भी देख रहे हैं और फिर मैच को छोड़ के आप बीच में जाएं और जाके जाके दरवाजे को देख के एक पिज़्ज़े वाला आ गया कि नहीं आया, नहीं आया, वापस आके बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद गए, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए। तो उसकी बजाय आप वेट करेंगे कब घंटी बजती है। तो पिज़्ज़े वाले ने आया, आके उसने बेल बजाई, जब बेल बजाई तो अब आप चले गए, आपको पता है कि पिज़्ज़े वाला अवेलेबल होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स।
तो ये हमारी थ्योरेटिकल बातचीत थी। अब हम आप छोटा सा प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। तो लेट्स फर्स्ट प्लग इन आवर बोर्ड, और ये हमने बोर्ड लगा दिया और आपको उसकी आवाज़ भी आ गई कि हमारी सीरियल पोर्ट जो है वो अटैच है, और ये हमारे पास कॉम 5 के ऊपर अटैच है। ठीक है, और ये हमारा बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जेनरिक बोर्ड हमने अटैच किया हुआ। सो सिंपलेस्ट मेथड, अब पहला पहला प्रोग्राम क्या होगा कि हम माइक्रो कंट्रोलर से अपने पीसी को डाटा भेजना चाहते हैं। सो दिस कैन बी ऑन एनीथिंग, लेकिन हम पीसी को भेजना चाहते हैं तो हम अपने सीरियल अडाप्टर के ज़रिए डाटा भेजेंगे। तो सबसे पहले जो सेटअप में हमने ये सीरियल जो कमांड है, ये सीरियल जो ये लफ्ज़ जो हमने यूज़ किया है, जिसका एस कैपिटल है, रिमेंबर, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है जो कि आर्डुइनो वालों ने बनाई हुई है, और जिसकी मैंने आपके पहले कमांड्स दिखाई सारी, उसमें डॉट बिगिन। सो बिगिन के साथ हमने उसकी बताई कि किस बॉड रेट पे मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ 1,15,200 बॉड रेट के ऊपर, जो कि फेयरली हाई स्पीड है माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए। और क्योंकि हमारा जो ये बोर्ड है ये बहुत अच्छी स्पीड, बल्कि इससे ज़्यादा स्पीड अफोर्ड करता है, ऑफर करता है, तो हम इसको इस स्पीड के ऊपर यूज़ करेंगे। आमतौर पर जो आर्डुइनो के प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाते हैं, जो आर्डुइनो उनो के ऊपर, क्योंकि वो भी काफ़ी हाई स्पीड ऑफर करता है, लेकिन आमतौर पे उसमें 9,600 बॉड रेट अज्यूम किया जाता है। और 9,600 इज़ अ फेयरली स्टैंडर्ड बॉड रेट, क्योंकि बहुत सारी और डिवाइसेस जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है वो इस उस स्पीड पे कम्युनिकेट करती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिनों एक जीपीएस सिस्टम के ऊपर काम किया, तो वो जीपीएस सिस्टम डाटा भेजता है, लेकिन वो भेजता ही 9,600 बॉड रेट के ऊपर है बाय स्टैंडर्ड। सो देर इज़ नो फन कि मैं उसमें अपने सिस्टम को 1,15,000 के ऊपर इनिशियलाइज करूँ। जिस सिस्टम के ऊपर स्पीड पे वो भेज रहा है डाटा, मैंने उसी स्पीड पे रिसीव करना है। सो हमने सीरियल डॉट बिगिन, उसके बाद हमने अब लूप के फंक्शन के बीच में सिंपली हमने कहा कि सीरियल में प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखेगा और उसके बाद न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, अगला डाटा न्यू लाइन के ऊपर आएगा। और उसके बाद जस्ट एक मैंने 1,000 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का डिले दे दिया ताकि ये बहुत तेज़ी से प्रिंट ना होता रहे। सो इट विल कंटिन्यू प्रिंटिंग दिस हेलो वर्ल्ड मैसेज। सो लेट्स कंपाइल इट। हमने अपना बोर्ड लगा लिया और बोर्ड को हमने रीसेट कर दिया, और यहाँ से हमने डेटा भेजा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है। सो प्रोग्रामिंग हो गई, और अब हम अपना ये सीरियल मॉनिटर है, तो ये सीरियल मॉनिटर हमने ऑन किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड का मैसेज एक एक सेकंड के बाद आ जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ से आप सीरियल मॉनिटर को ऑफ करना है। जब आप ऑफ करेंगे यहाँ से, तो फिर ही ये इसकी जो सीरियल कम्युनिकेशन इसके साथ हो रही है वो डिस्कनेक्ट होगी। अदरवाइज आप दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग भी इसी सीरियल पोर्ट को यूज़ कर रही है। सो लिहाजा हमने इसको बंद कर दिया। सो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा कि हमने और रिमेंबर ये इसमें हमने यहाँ पे ये देखें बॉड रेट 1,15,200 सेट किया हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बॉड रेट कोई और सेट कर देता हूँ 9,600, तो आप देखें कि यहाँ पे गार्बेज आना शुरू हो गया। यानी उसको डाटा जो मिल रहा है ये 9,600 पे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वहाँ से जो डाटा आ रहा है वो 1,15,000 की स्पीड पे आ रहा है। तो इसको कुछ समझ नहीं लग रही कि ये क्या डाटा आ रहा है। और अगर हम कुछ और कर दें बॉड रेट, लेट्स से 57,600, तो अब भी डाटा आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ डाटा में उसको डी मिल रहा है, और कुछ जगहों पे उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या डाटा आ रहा है। सो जब तक हमारा बॉड रेट इस बॉड रेट के साथ मैच नहीं करेगा, आपको सही डाटा नहीं मिलेगा। सो हमने 1,15,000 सेट किया, तो उसके बाद आपका ये हेलो वर्ल्ड सही डाटा आने लग गया। तो अगर आप यहाँ पे कम बॉड रेट यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे भी कम बॉड रेट के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। राइट, तो अब हम दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं। हम ओपन करते हैं एक और एग्जांपल को, ब्लू बर्ड और USARTB, और ये नई विंडो में ओपन होता है, हम इसको नई विंडो में ओपन कर लेते हैं। सो अगेन उसमें हमने वही सीधा से इनिशियलाइज किया, लेकिन इस दफ़ा हम क्या चाह रहे हैं कि एक करेक्टर जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन से रिसीव हो,
और वही करेक्टर वापस राइट कर दिया जाए। तो दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। वो कि ये एसिंक्रोनस है और फुल डुप्लेक्स नहीं है, हाफ डुप्लेक्स है। एक वक्त में डाटा या रिसीव होगा या सेंड होगा। सो पहले वहाँ से रिसीवर डाटा को वो पहले बोर्ड उसमें जाके बफर में देखेगा कि क्या वहाँ पे कोई डाटा आया भी है कि नहीं आया। अगर आया तो फिर तो उसको रिसीव करे, अगर नहीं आया तो उसको छोड़ के वापस इधर आ जाएगा और इस लूप में लगा रहेगा। यहाँ पर आपके और काम जो है वो मेंशन हो सकते हैं, कोई एलसीडी को अपडेट करना है, कोई मोटर चलानी है, रिले चलानी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरफ जो है वो सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर डाटा वहाँ पर अवेलेबल है। तो लेकिन ये भी याद रखें कि ये हर दफ़ा चेक करता रहेगा कि क्या डाटा अवेलेबल है। ये दरवाजे तक तो जा रहा है ना हर दफ़ा देखने के लिए कि पिज़्ज़े वाला आया है कि नहीं आया। तो ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है। ये इसको हम पोलिंग कहते हैं। तो ये पोलिंग टेक्निक है जिसमें कि अगर आपके पास प्रोसेसर के पास कोई और काम करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है तो आप, ये दिस इज़ अ गुड टेक्निक। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेसर के पास और बहुत सारे काम है तो फिर आप उसको इंटरप्ट या डीएमए को यूज़ करेंगे। राइट। तो सीरियल डॉट रीड कमांड जो है वो एक बाइट को रीड करेगी और सीरियल डॉट राइट कमांड जो है उसी बाइट को वापस राइट कर देगी। सो लेट्स रीसेट। हमने इसको रीसेट कर दिया ताकि हमारा बूट लोडर ऑन हो जाए और हमने दोबारा से प्रोग्राम कंपाइल किया और ये प्रोग्राम अपडेट हो गया। और अब हम ये सीरियल मॉनिटर पे आए और यहाँ देखिए मैंने लिखा ए। चलो ए कैपिटल लिखते हैं और एंटर किया तो वही ए यहाँ पर वापस डिस्प्ले हो गया। अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखें पाकिस्तान, रिमेंबर जब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो ये सारे बारी बारी जाएंगे। पहले पी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर के जाएगा, फिर यानी पहले जो लिखा गया था वो जाएगा। एक एक बाइट जाएगी और एक एक बाइट वापस आएगी। तो ये हमने भेजा और ये यहाँ पे पाकिस्तान डाटा वापस आ गया। सो it can send the data and it can receive the data 1 byte at a time. Again हमारा baud rate यहाँ पर 11,000 1,15,200 है जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम एक तीसरा प्रोग्राम को देख लेते हैं। ओपन ब्लूबर्ड और USARTC और ये इसको हम बंद कर देते हैं। नो, ये गलत प्रोग्राम खुल गया। ओपन ब्लूबर्ड USARTC। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसको हम ज़रा सा छोटा कर लें। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि उसी तरह से रीड किया जा रहा है डाटा, लेकिन अब हमने वहाँ से एक नंबर भेजा लेट्स से 65। तो हमने 65 को एज एन इंटीजर रीड करना है, एज 6 और 5 अलग अलग रीड नहीं करना, वरना तो वो एज 6 और 5 उसको अलग अलग रीड कर लेगा। तो 65 को हम एज नंबर 65 रीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने कहा सीरियल डॉट पार्स इंट, रीड नहीं यूज़ किया, सीरियल डॉट पार्स इंट। तो उस डाटा को हमने एक इंटीजर वेरिएबल सी एच में रिसीव कर लिया और सी एच के डाटा को हमने एज करेक्टर राइट किया तो वो नंबर जो है वो करेक्टर में कन्वर्ट होके प्रिंट हो जाएगा। सो अगर हम 65 भेजेंगे तो उसका करेक्टर ए डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको हमने कंपाइल किया और यहाँ से हमने अब ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ कहा 65, एंटर किया तो उसने उसका लेटर ए जो है उसका एस्की कोड ए वापस में भेज दिया। अगर मैं 66 भेजूंगा तो ये बी आएगा, ये बी आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे मकसद ये पार्सेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस कराना था कि ये नंबर को, जो नंबर आप यहाँ भेजेंगे वो एज अ टेक्स्ट जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नंबर आप आगे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई रूटर बनाया है सॉर्ट ऑफ स्टेपर मोटर्स का या किसी चीज़ का, तो आप उसको पैरामीटर्स भेजना चाहते हैं कि एक्स इतना और वाई इतना,
तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। और तीसरा प्रोग्राम लेट्स से आई डोंट नो है कि नहीं है। यस, USARTD, ये थोड़ा सा और हमने इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया। इसमें हमने क्या किया कि हम एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं कि आपने सीरियल मॉनिटर के ऊपर एक नंबर भेजा 2+3, तो 2 को अलग कर दिया जाएगा, प्लस को अलग कर दिया जाएगा और 3 को अलग कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा 2 और 3 के ऊपर प्लस का, और उसका जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो आपको वापस भेज दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2-3 लिखेंगे ये, तो वो माइनस का ऑपरेशन होगा, फिर मल्टीप्लाई भी आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि उसी तरह से बॉर्ड रेट इनिशलाइज किया गया, और ये हमने एक मैसेज जनरल डिस्प्ले कर दिया यूज़र के लिए, और इसी तरह से हमने इफ़ अवेलेबल के साथ हमने डाटा को रीड किया, और हमने कहा कि नंबर 1 इज़ सीरियल डॉट पारसेंट, सो पारसेंट से आपने रीड किया। तो अगर आपने 2+3 भेजा होगा तो ये पूरे का पूरा 3 कैरेक्टर्स गए होंगे, तो पार्स इंट जो है वो उस वक्त तक रीड करता रहेगा जब तक कि नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो ये प्लस का जब निशान आएगा तो ये नंबर को छोड़ देगा। अगर हम यहाँ 12 लिखेंगे तो 12 तक वो रीड करेगा, प्लस के पर आके इसको छोड़ देगा। तो पार्स इंट वहाँ तक रीड करेगा, और रीड करने के बाद बफर को खाली कर देगा। अब बफर में रह जाएगा सिर्फ प्लस और 3 रह जाएगा। उसके बाद हमने सी में सीरियल डॉट रीड किया, तो हमने 1 बाइट रीड की, उसमें ये सिर्फ प्लस का साइन जो है ये रीड हो जाएगा, और फिर बफर खाली हो जाएगा। उसके बाद बफर में सिर्फ 3 बच जाएगा। और उसके बाद हमने फिर नंबर 2 कहा सीरियल डॉट पारसेंट, और उसने फिर यहाँ से आगे वाला जो नंबर है उसको रीड किया, और रीड करने के बाद यह है, और उसके बाद बफर सारा का सारा खाली हो जाएगा। अब हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट का, और उसको हमने 3 पैरामीटर्स पास कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, और ये जो सी हमने लिया कि ऑपरेशन कौन सा करना है। और ये हमारा फंक्शन आ गया कि इंटीजर ए, इंटीजर बी और करैक्टर सी, और उसके बाद हमने एक रिजल्ट नाम का एक लोकल वेरिएबल ले लिया, और हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया। इफ़ के बजाय, मल्टीपल इफ्स की बजाय हमने स्विच को यूज़ किया। और स्विच में हमने क्या किया कि अगर तो सी में प्लस आया है तो रिजल्ट इज़ A+B, और ब्रेक, ब्रेक से यहाँ बाहर निकल आएगा। और अगर वहाँ पे माइनस आया है तो रिजल्ट इज A-B, और ब्रेक। हमने बस ये 2 ही कमांड्स इंप्लीमेंट किए इसमें। आप मल्टीप्लाई, डिवीजन और जैसे मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सो मैंने सिर्फ आपको इसमें पार्सिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे एक स्ट्रिंग जो डाटा को भेजेंगे उसको आप कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स में लॉक कर सकते हैं, और जो रिजल्ट यहाँ पे वापस आएगा उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक वीडियो का साइज भी काफ़ी लंबा हो गया, और शायद आप बोर भी हो रहे हो, तो लेट्स फिनिश इट अप। तो इसको हम ये एक दफ़ा कंपाइल करें। ये देखें सीरियल मॉनिटर ऑन था, तो वो उसने वो कर नहीं सका। हम सीरियल मॉनिटर को ऑफ करेंगे। राइट, तो अब मॉनिटर पे हम आ गए, और मैंने लिखा 2+3, तो उसने जवाब दे दिया 2+3 = 5। हमने कहा 90 + 100, तो उसने जवाब दे दिया 190। हमने कहा 100 - 20, तो उसने बता दिया 100 - 20 80। सो हम जहाँ जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख रहे हैं उसमें से वो तीनों पैरामीटर्स को अलग अलग सेपरेट कर रहा है, और सेपरेट करने के बाद उसके मुताबिक प्रोसेसिंग कर रहा है। सो दिस इज़ ओनली मॉनिटर, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन और जो प्रोसेसिंग है ये आपके माइक्रो कंट्रोलर हो रही है। सो माइक्रो कंट्रोलर डाटा ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आपको वापस भेज रहा है। सो आई होप कि USART के बारे में हमने काफ़ी कुछ कर लिया, और आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह हम आगे भी और करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर शायद कोई अगर अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।